हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर नवीन अग्रवाल। मैं एक इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट हूं और गुजरात के वलसाड और वापी ज़िले में प्रैक्टिस करता हूं। आज आपके लिए लाया हूं कि इंपॉर्टेंट और एक क्लिनिकली यूजफुल टॉपिक। आज हम बात करेंगे स्टेंट के स्लो रीब्लॉकेज यानी स्टेंट रीस्टेनोसिस के बारे में। ये किस पेशेंट में होता है, ये कैसे होता है, इसके क्या रिस्क फैक्टर्स हैं, क्या क्या कारणों से होता है, दवाओं का इससे फ़र्क पड़ता है कि नहीं, पेशेंट के ध्यान रखने का या खाने पीने का ध्यान रखने से इससे फ़र्क पड़ता है कि नहीं, इसके बारे में क्या मिथ्स है, कितना परसेंटेज केसेस में होता है, इस बारे में बात करेंगे। ये टॉपिक आपके लिए इंटरेस्टिंग और क्लिनिकली यूजफुल होने वाला है, इसलिए मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि टॉपिक को एंड तक देखें। और जो लोग भी मेरे चैनल पे नए हैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इस तरह का जब भी इंटरेस्टिंग और यूजफुल कंटेंट हम आपके लिए अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए और कंटेंट का आप लाभ ले सके। और डेफिनेटली आपके सब्सक्राइब करने से हमें मोटिवेशन और इंकरेजमेंट मिलती है। आज का टॉपिक है स्टेंट के रीब्लॉकेज या रीस्टेनोसिस के बारे में। बेसिकली एंजियोप्लास्टी क्या है? एंजियोप्लास्टी एक प्रोसीजर है जिसमें हार्ट की नली में अगर कोई ब्लॉकेज हो जाता है तो उसमें हार्ट की नली के अंदर जो कचरा भर जाता है उसको हम खोलते हैं। पहले एक वायर डालते हैं, उसमें बलून डालते हैं, बलून डाल के जगह को डायलेट करते हैं। अगर सिंपल बलून एंजियोप्लास्टी हम करते हैं, बलून को निकाल देते तो नली इलास्टिक होने की वजह से रिकॉइल हो सकती है, वापस दब सकती है, जिसका चांस 25 से 40% तक रहता है। और साइड में जो हम कचरा को करते हैं वो भी वापस रीग्रो कर सकता है। तो ये कचरा बेसिकली अंदर की तरफ ना आए या नली को वापस से रीब्लॉकेज ना करे, इसके लिए हम वहाँ पे एक जाली लगा देते हैं जिसे हम स्टेंट बोलते हैं। स्टेंट बेसिकली एक मेटल की बहुत पतली मेश होती है। जिस तरह पहले ज़माने में पेन का जो रिफिल में वो होता था स्प्रिंग, लगभग वैसा ही होता है, लेकिन उससे बहुत ज़्यादा पतला, बहुत ज़्यादा महीन और बहुत ज़्यादा फाइन होता है। बहुत अच्छा स्ट्रक्चर इसका बनाया जाता है। उसका थिकनेस हार्डली 60 माइक्रॉन्स के जैसा रहता है। इसको हम नली में फिट कर देते हैं और उसको बाहर जब हम बलून को निकालते हैं तो स्टेंट वहाँ अंदर बैठ जाता है। वो कचरे को बीच में रीब्लॉकेज आने से रोकता है। पहले ज़माने में जब सादे स्टेंट आते थे या अनकोटेड स्टेंट आते थे तो रीब्लॉकेज का चांस लगभग 25% के आसपास आता था। ज़्यादातर जो भी स्टेंट में रीब्लॉकेज आता है पहले 6 मंथ्स में आता था। मेडिकेटेड स्टेंट जब से आने लगे तब से रीब्लॉकेज का चांस लेस देन 5% हो गया है। काफ़ी लोग इस बारे में बहुत मिसकंसेप्शंस देते हैं, बहुत ज़्यादा लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं, बहुत ज़्यादा लोगों को भ्रांतियाँ फैलाते हैं कि स्टेंट में रीब्लॉकेज का चांस 60% है, 70% है। आप इंटरनेशनल डेटा उठा के देख लीजिए या गूगल सर्च करके देख लीजिए। रीब्लॉकेज का चांस अलग अलग स्टडी में मेडिकेटेड स्टेंट में 5 to 7% है। अगर रीब्लॉकेज आएगा तो पहले 1 साल में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। रीब्लॉकेज का चांस 1 साल के बाद लेस देन 1% पर ईयर रहता है। जो भी रीब्लॉकेज आता है वो पहले 1 साल में आता है। 5 to 7% चांस होता है। ऐसा इसलिए होता है कि जब स्टेंट को हम नली में डायलेट करते हैं, हाई प्रेशर पे बलून को हम इन्फ्लेट करते हैं, तो स्टेंट के अंदर जो मेटल होता है वो हृदय की नली में जो एक अंदर एंडोथेलियम की लाइनिंग होता है उसको डैमेज कर देता है। ये डैमेज होने की वजह से अंदर एक हीलिंग की प्रक्रिया चालू हो जाती है। जब ये हीलिंग होती है तो कभी कभी ये हीलिंग अनकंट्रोल वे में डेवलप हो जाती है, जिसकी वजह से अंदर एक रूज बनते जाते हैं, लेयर बाय लेयर एक रूज बनते जाता है। और ये रूज किसी में अगर इसकी टेंडेंसी बहुत ज़्यादा हो तो स्टेंट को ये रीब्लॉक कर सकता है, यानी कि उसके अंदर इतनी ज़्यादा लेयर्स बन जाती है कि स्टेंट के लेयर्स के अंदर भी कचरा जमा हो जाता है और ब्लड का प्रवाह अवरुद्ध हो जाता है या रुक जाता है। कभी कभी जब ये रीब्लॉकेज 70-80% को क्रॉस कर जाता है तो वहाँ पे सडन क्लॉट बन सकता है और नली बंद हो सकती है। इसका चांस अराउंड 1% है, जिसमें व्यक्ति को तुरंत हार्ट अटैक हो सकता है। स्लो रीब्लॉकेज ज़्यादातर आता है तो पहले 6 to 8 मंथ्स में आता है। पहले ज़माने में जब नॉन मेडिकेटेड स्टेंट्स आते थे तो रीब्लॉकेज का चांस 25% होता था, क्योंकि रीब्लॉकेज को नॉन मेडिकेटेड स्टेंट्स रोक नहीं पाते हैं। जितना लेयर बनता है वो 25% केस में 50 to 70% से ज़्यादा रीब्लॉकेज कर देता है। और इनमें जिन लोग को सिम्टम्स होता है, हर एक को थेरेपी की वापस ज़रूरत पड़ेगी ऐसा नहीं है। जिन लोग को भी सिम्टम्स होता है, तकलीफ होती है, सांस फूलती है, वैसे लोग को दोबारा थेरेपी करना पड़ता है। इसमें सिम्टम्स में ज़्यादातर व्यक्ति को चलने फिरने में सांस फूलना, छाती में दर्द होना, घबराहट होना, पसीना होना, कभी कभार 1 to 2% केस में हार्ट अटैक आने वैसे सिम्टम्स भी हो सकते हैं। पर ज़्यादातर लोगों को एक्सर्शनल सिम्टम्स होते हैं, यानी चलने फिरने पर सिम्टम्स होते हैं। चलने में सांस फूलना, स्टैमिना कम होना, धड़कन बढ़ना, पैल्पिटेशन होना, यानी जो रेगुलर हार्ट ब्लॉकेज के जो सिम्टम्स होते हैं वही सिम्टम्स स्टेंट रीब्लॉकेज के केस में भी आते हैं। स्टेंट क्लॉटिंग और स्टेंट रीब्लॉकेज में फ़र्क है। स्टेंट थ्रोम्बोसिस यानी स्टेंट क्लॉटिंग के लिए हमने एक सेपरेट वीडियो किया है जो कि आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। स्टेंट रीब्लॉकेज उससे अलग होता है। स्टेंट रीब्लॉकेज यूजली स्लो प्रोसेस होता है, स्टेंट क्लॉटिंग सडन प्रोसेस होता है। स्टेंट रीब्लॉकेज यूजली 4 से 6 महीने में होता है। उसमें सडन हार्ट अटैक नहीं आता, एक्सर्शनल सिम्टम्स होते हैं। स्टेंट क्लॉटिंग ज़्यादातर 2-4 दिनों के अंदर होता है, उसमें सडन हार्ट अटैक वाले सिम्टम्स आते हैं। ये मेडिकेटेड स्टेंट में रीब्लॉकेज इसलिए कम होता है क्योंकि मेडिकल स्टेंट्स में एक एंटी कैंसर ड्रग जिसे सिरोलिमस या एवरोलिमस या जोटारोलिमस बोलते हैं, इनमें से कोई भी एक ड्रग की कोटिंग होती है।
ये बेसिकली एंटी प्रोलिफरेटिव या एंटी कैंसर ड्रग है जो वहाँ पे सेल्स को मल्टीप्लाई होने से रोकती है। बेसिकली जो ये रूज बनती है या रीब्लॉकेज आता है वो सेल्स का एक्सेसिव मल्टीप्लिकेशन वगैरह होने की वजह से होता है, जिसकी वजह से स्टेंट में रुकावट आ सकती है। पर जब ये एंटी कैंसर ड्रग वहाँ पे होता है तो ये सेल्स को वहाँ बढ़ने से रोकता है, सेल्स को अंदर आने से रोकता है, तो ये रीब्लॉकेज का चांस 25% से घट के मेडिकेटेड स्टेंट में 5% पर आ जाता है, जीरो नहीं होता। अब बात करेंगे क्या क्या चीज़ों की वजह से ये रीस्टेनोसिस होता है। जिन लोगों की कॉम्प्लेक्स एंजियोप्लास्टी होती है, लंबे स्टेंट्स यूज होते हैं, फैली हुई बीमारी होती है, पतली पतली नलियाँ होती हैं ना, जिनके नलियों के बीच में स्पेस बहुत कम है, जितनी चौड़ी नली होगी स्पेस ज़्यादा होगा तो थोड़ा बहुत अगर रूज बनेगा तो भी रीब्लॉकेज नहीं आएगा, पतली नली होगी तो रीब्लॉकेज आएगा। तो पतली नलियों में रीब्लॉकेज का चांस ज़्यादा होता है, डायबिटिक पेशेंट में ज़्यादा होता है, उम्र दराज पेशेंट में ज़्यादा होता है, कैल्सीफाइड नलियों में ज़्यादा होता है, जो लोग प्रॉपर परहेज नहीं करते, तेल घी वगैरह ज़्यादा खाते हैं, व्यसन वगैरह करते हैं, वैसे लोगों में एंडोथेलियल डिस्फंक्शन होने का चांस ज़्यादा रहता है और वैसे लोगों में रीब्लॉकेज का चांस ज़्यादा रहता है। अगर आप दवाओं को मिस करते हैं तो भी इसका रिस्क बढ़ जाता है। हाँ, लेकिन दवाएं रेगुलरली भी लेते रहे तो भी रीब्लॉकेज का चांस अराउंड 5% रहता है। रेगुलर दवा ले रहे हैं तो ये इस बात का गारंटी नहीं है कि रीब्लॉकेज नहीं होगा। स्टेंट का रीब्लॉकेज बेसिकली स्टेंट और नली के बीच के इंटरेक्शन पर डिपेंड करता है कि नली के साथ स्टेंट कैसा बिहेव कर रहा है, उसको एक्सेप्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा, हीलिंग की प्रोसेस कितनी प्रबल है, सिरोलिमस या टेवलोइमस जो केमिकल है वो रीब्लॉकेज की प्रक्रिया को रोक पा रहा है कि नहीं रोक पा रहा, इन सब फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। वो सिंपल दवाई लेने से या टैबलेट्स जो हम खा रहे हैं वो एंटीप्लेटलेट या खून पतला करने की दवाई है, उससे उसको पूरी तरह से नहीं रोका जा सकता। कई पेशेंट आके क्लेम करते साहब हम दवाई भी खा रहे थे फिर भी कैसे रीब्लॉकेज हो गया, जरूर कार्डियोलॉजिस्ट ने वो अच्छे से नहीं किया या उसने प्रोसीजर अच्छे से नहीं किया या एंजियोप्लास्टी अच्छे से नहीं हुई। ऐसा बिल्कुल नहीं है, कितना भी अच्छे से अगर आप एंजियोप्लास्टी करो रीब्लॉकेज का चांस अराउंड 5% रहता है। जितना कॉम्प्लेक्स एंजियोप्लास्टी होगा, जितना लंबा स्टेंट होगा, जितना रिस्क फैक्टर्स ज़्यादा होंगे, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, कोलेस्ट्रॉल वाली चीज़ें ज़्यादा खाना या उम्र ज़्यादा होना, पतली नली होना, ये सब रिस्क फैक्टर्स बढ़ते जाएंगे तो रीब्लॉकेज का चांस बढ़ते जाएगा। जितना सिंपल एंजियोप्लास्टी होगी, चौड़ी नलियाँ होंगी, एक जगह पे ही ब्लॉकेज होगा, डिस्क्रीट लेजन जिसे बोलते हैं, कंपेरेटिवली रीब्लॉकेज का चांस 5% से भी कम होगा। ये चीज़ें मेडिसिन ना लेने से बढ़ तो ज़रूर जाती है पर सिर्फ मेडिसिन लेने से पूरी तरह कंट्रोल नहीं हो सकती। मेडिसिन अगर बंद करेंगे तो रिस्क 5% से ज़्यादा बढ़ सकता है। सेकेंडली, खाने पीने की चीज़ों में परहेज करने से भी इसमें ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। खाने पीने की चीज़ों में जो हम परहेज करते हैं वो लॉन्ग टर्म के लिए, फ्यूचर के लिए, वो उसका इफेक्ट आने में महीनों सालों लगते हैं, उसका इससे कोई लेना देना नहीं है। कोलेस्ट्रॉल कम करने वाली दवाओं से भी ये कम नहीं होता है। जो लोग को लगता है कि कोलेस्ट्रॉल कम करने वाली दवा हम ले रहे थे तो फिर कैसे कोलेस्ट्रॉल ब्लॉकेज बन गया, ये जो रूज है वो कोलेस्ट्रॉल की वजह से नहीं बनता है। हाँ, 5-10 साल के बाद किसी को नया ब्लॉकेज अगर डेवलप हो जाए तो वो कोलेस्ट्रॉल की वजह से बन सकता है, पर ये जो रूज बनती है या रीब्लॉकेज या हीलिंग का प्रोसेस है उसका कोलेस्ट्रॉल से कोई लेना देना नहीं है और कोलेस्ट्रॉल कम करने वाली दवाई उसको कम नहीं कर सकती है। थोड़ा कम करती है एंडोथेलियल डिस्फंक्शन को कम करके, लेकिन वो हीलिंग के प्रोसेस को पूरी तरह से इनहिबिट नहीं कर सकती। तो अगर आपने दवाई खून पतला करने वाली भी ली है और कोलेस्ट्रॉल वाली भी ली है लेकिन फिर भी 5% चांस रहेगा रीब्लॉकेज होने का। दवाइयों का बेसिकली पर्पस है खून को पतला करके वो हार्ट अटैक को कम करती है, रीब्लॉकेज का चांस को कुछ कम करती है लेकिन पूरी तरह कम नहीं कर सकती। डाइट मॉडिफिकेशन से भी आप थोड़ा बहुत मॉडिफाई इसको कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इस चीज़ों में कोई सोचने का ज़रूरत नहीं है कि साहब मैंने परहेज भी किया, मैंने दवाई भी ली, मैंने सब कुछ किया, फिर कैसे रीब्लॉकेज आ गया, जरूर डॉक्टर ने कुछ गड़बड़ करा। तो ये बिल्कुल गलत कॉन्सेप्ट है। रीब्लॉकेज 100 में से 5% केस को आएगा। डालने से पहले आपको नहीं पता रहता कि किस केस में आएगा, किन्हीं 5% लोग को आ सकता है और जिनमें से 2-3% लोग को रीप्लास्टी की ज़रूरत पड़ सकती है। लेकिन ज़्यादातर केसेस में रीब्लॉकेज का प्रेडिक्ट उतना इजीली कर पाना मुश्किल है। बेसिकली स्टेंट को नली एक्सेप्ट कर रही है या नहीं कर रही है इस बातों पर डिपेंड करता है और इसके सिम्टम ज़्यादातर 4 से 6 महीने के बाद आते हैं। बात करेंगे इसके सिम्टम्स के बारे में। ऑलरेडी हमने बात की कि एक्सर्शनल सिम्टम्स होंगे, चलने फिरने में सांस फूलना, चलने में भारीपन लगना, चलने में धड़कन बढ़ जाना, यानी हार्ट के ब्लॉकेजेस के जो सिम्टम्स होंगे वो ही इसके सिम्टम्स होते हैं। कभी कभी इसमें सडन हार्ट अटैक के सिम्टम्स भी आ सकते हैं। इसको डिटेक्ट कैसे करते हैं? रूटीन ईसीजी पर या इको पर ये पिकअप नहीं होता। हाँ, किसी व्यक्ति का स्टैमिना कम हो रहा है या सांस का तकलीफ हो रहा है या ईसीजी में कुछ सिग्निफिकेंट चेंजेस आ रहे हैं तो वैसे लोगों का हम ट्रेडमिल टेस्ट करते हैं। ट्रेडमिल टेस्ट में अगर कुछ सिग्निफिकेंट ईसीजी चेंजेस आते हैं और हार्ट का स्ट्रेस अगर या
ब्लॉकेज के साइंस उसमें दिखाई देते हैं तो फिर हम एक चेक एंजियो करते हैं और उसमें पता चलता है कि रीब्लॉकेज है या नहीं। रूटीन केसेस में रीब्लॉकेज का चांस इतना ज़्यादा कम है मेडिकेटेड स्टेंट्स के साथ कि हम हर केस में चेक एंजियो नहीं करते। ऑब्वियसली चेक एंजियो का मतलब रीब्लॉकेज का चांस 3-4%, 5% है, तो आप हर केस में चेक एंजियो नहीं करोगे। आप 100 केसेस में करोगे तो किसी 5 केस में निकलेगा। उससे ज़्यादा अच्छा है कि जो लोग में सिम्टम्स आ रहे हैं उनको सिलेक्ट करके आप उनमें चेक एंजियो करो, तो आपका पिकअप का रेट बढ़ेगा। आप 100 लोग का लाइन से एंजियो करोगे और सिर्फ 5 लोगों में ब्लॉकेज निकला तो वो आपका एक तरह से टेस्ट वेस्ट हुआ और पेशेंट को भी उससे नुकसान होता है। तो इसलिए रूटीनली हर केस में एंजियोग्राफी चेक नहीं करते। जहाँ पेशेंट को अगर ज़्यादा तकलीफ लगती है, जहाँ पेशेंट को तकलीफ होती है, सांस फूलना, घबराहट होना, पसीना होना, यानी रीब्लॉकेज के सिम्टम्स आ रहे हैं, वहाँ पे ट्रेडमिल टेस्ट करते हैं और वहाँ पे चेक एंजियो करते हैं। या कोई पेशेंट सडनली रीब्लॉकेज के सिम्टम लेके हार्ट अटैक लेके आ जाता है तो वैसे केस में चेक एंजियो करके इनको डिटेक्ट किया जा सकता है। स्टेंट का रीब्लॉकेज पूरी तरह से प्रिवेंट नहीं किया जा सकता। आप कितना भी अच्छा स्टेंट ले लो, यूएस FDA अप्रूव स्टेंट ले लो, कोई भी ब्रांड का, कोई भी कंपनी का, जितना भी हाई क्वालिटी स्टेंट ले लो, रीब्लॉकेज का चांस जीरो नहीं होता। कितनी भी दवा परहेज कर लो, इसको 100% जीरो नहीं कर सकते। ये एक इंट्रिंसिक स्टेंट का हीलिंग मैकेनिज्म है जो बॉडी दवा गोली से 100% अभी तक जितना मेडिकल साइंस अवेलेबल है उससे कंट्रोल नहीं कर सकते। जिसकी किस्मत ख़राब है उसकी उसमें हो सकता है, अगर होगा तो दोबारा ट्रीटमेंट करने का चांस बढ़ सकता है, पर ये दोबारा ट्रीटमेंट की पॉसिबिलिटी ज़्यादातर 2-3% ही है, बहुत ज़्यादा नहीं है। 100 में से किसी 2 या 3% लोगों को ही उसी नली में उसी जगह पे दोबारा ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है। ये रीब्लॉकेज और लॉन्ग टर्म रीब्लॉकेज में फ़र्क है। कल को आप खाना पीना का ध्यान नहीं रखो, फिर से कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाए, नया ब्लॉकेज डेवलप हो जाए, वो अलग चीज़ है। स्टेंट में रीस्टेनोसिस अगर आएगा तो पहले 6 महीने में ही आएगा, यानी कि ये रूज बनने की वजह से, हीलिंग के प्रोसेस की वजह से हो रहा है। ये कोलेस्ट्रॉल का ब्लॉकेज नहीं है। कोलेस्ट्रॉल का ब्लॉकेज होगा तो 5-10 साल, 15 साल बाद नया ब्लॉकेज डेवलप होगा। नया ब्लॉकेज कहीं पे भी डेवलप हो सकता है, वो स्टेंट के अंदर वाले सेगमेंट में भी हो सकता है, बाहर के सेगमेंट में भी हो सकता है, कहीं पे भी हो सकता है। बेसिकली 6 महीने के बाद नली के ऊपर एक एंडोथेलियम की लेयर जम जाती है जो स्टेंट को एक तरह से नली के अंदर उसकी वजह से धंस जाता है स्टेंट, तो उसके बाद वो ब्लड के कांटेक्ट में नहीं आता और उसके बाद हीलिंग प्रोसेस यूजली नहीं होती। तो बाद में कोलेस्ट्रॉल जमा होकर कोई नया ब्लॉकेज डेवलप हो जाए 5-10 साल बाद तो वो बिल्कुल अलग चीज़ है। लेकिन स्टेंट रीस्टेनोसिस अगर आएगा तो 5% चांस है, और आएगा तो पहले 6 to 8 मंथ्स में आएगा। 100% प्रिडिक्टेबल और प्रिवेंटेबल नहीं है कि अगर आपकी किस्मत ख़राब है तो हो सकता है, और इनमें से 2-3% लोगों को ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ सकती है। इसमें ट्रीटमेंट क्या करते हैं? अगर रीस्टेनोसिस बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट है, 70-80% से ज़्यादा है, चलने फिरने में व्यक्ति को ज़्यादा तकलीफ हो रही है, दवा से नहीं मैनेज होता, तो दोबारा एंजियोप्लास्टी की ज़रूरत पड़ सकती है। लेकिन जिस व्यक्ति को स्टेंट में एक बार रीस्टेनोसिस आया और कोई टेक्निकल कारण नहीं है तो उसमें दोबारा भी रीब्लॉकेज आने का चांस रेगुलर से ज़्यादा होता है। अगर हम नेटिव वेसल में एंजियोप्लास्टी करते हैं, पहली बार अगर एंजियोप्लास्टी करते हैं तो रीब्लॉकेज का चांस 5% होता है। जिस व्यक्ति को ऑलरेडी एक बार रीब्लॉकेज आ गया और पूरा फैला हुआ रीब्लॉकेज आया, जिसे डिफ्यूज रीब्लॉकेज बोलते हैं, तो उसमें रीब्लॉकेज का दोबारा आने का चांस 15-20% के आसपास रहता है। एक रीब्लॉकेज का होता है कि फोकल एक ही जगह पे रीब्लॉकेज आया, वैसे लोगों में टेक्निकल कारण होने का चांस ज़्यादा है और रीब्लॉकेज होने का चांस दूसरे स्टेंट में कंपेरेटिवली उतना ज़्यादा नहीं है। लेकिन जिनको पूरी फैली हुई नली में स्टेंट में रीब्लॉकेज आया है, जिसे डिफ्यूज रीब्लॉकेज बोलते हैं, तो वैसे केस में दोबारा रीब्लॉकेज आने का अगले स्टेंट के साथ भी चांस है। टेक्निकल कारण जिनकी वजह से रीब्लॉकेज होता है उस बारे में बात करेंगे। टेक्निकल कारण मतलब ये है कि अगर आपका स्टेंट प्रॉपरली एक्सपैंडेड नहीं हुआ, जहाँ स्टेंट का दीवार के साथ जो कांटेक्ट होना चाहिए, स्टेंट दीवार से बराबर चिपकना चाहिए, वो अगर नहीं हो रहा कोई टेक्निकल कारणों की वजह से, या स्टेंट डैमेज डिप्लॉय करते समय स्टेंट में कुछ डैमेज हो गया, स्टेंट फ्रैक्चर हो गया, स्टेंट नली टेढ़ी मेढ़ी है, उसकी वजह से कोई कैल्शियम प्रोट्रूड कर रहा है, या जिसने कोई चीज़ ऐसी है जिसने स्टेंट को डैमेज कर दिया, आपको फ्लोरो में नहीं दिख रहा, ये सब टेक्निकल कारण होते हैं जिनकी वजह से कभी कभी रीब्लॉकेज आ सकता है। ये ना हो इसके लिए इंट्राकार्डियक इमेजिंग वगैरह करके हम कई बार स्टेंट को प्रॉपर्ली ऑप्टिमाइज करते हैं, जिसे इंट्रावैस्कुलर अल्ट्रासाउंड और OCT ये सब बोलते हैं। इसका ऑलरेडी वीडियो मैंने किया जो कि आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं, सेपरेट वीडियोस किया है। ये चीज़ों को करके आप रीब्लॉकेज के चांसेस को कम कर सकते हैं। पर हाँ, इवन इमेजिंग गाइडेड भी अगर एंजियोप्लास्टी करते हैं तो भी रीब्लॉकेज का चांस 2-3% तो रहता है। रिजल्ट ज़्यादा बेटर आते हैं, लेकिन गारंटी कोई भी चीज़ में 100% आपको कोई भी कार्डियोलॉजिस्ट नहीं दे सकता कि रीब्लॉकेज जीरो होगा, ऐसा नहीं पॉसिबल है। 2-4% चांस फिर भी रहता है। आज के टॉपिक में हमने बेसिकली बात की कि ये रीब्लॉकेज क्या होता है, रीब्लॉकेज किस तरह से होता है, किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, और किन तरह के पैटर्न्स इसमें होते हैं, रीब्लॉकेज का चांस कितना होता है, उसका ट्रीटमेंट कैसा होता है, उसे डिटेक्ट कैसे करते हैं, ये सारे बातों पर हमने बात की। स्टेंट थ्रोम्बोसिस या सडन क्लॉटिंग अलग चीज़ होता है। आज हमने सिर्फ रीब्लॉकेज यानी स्लो रीब्लॉकेज रीस्टेनोसिस के बाद बात की। मेडिकेटेड स्टेंट में उसका चांसेस क्या होता है उस बारे में बात की।
मेरे चैनल का बेसिक पर्पज़ ये है कि हार्ट और हेल्थ से रिलेटेड साइंटिफिकली करेक्ट इन्फॉर्मेशन हम आपके लिए इजीली एक्सेसिबल करते हैं, ताकि इस तरह की नॉलेज और इन्फॉर्मेशन के लिए आपको अपने डॉक्टर्स और फ्रेंड्स और रिलेटिव्स पर डिपेंडेंट ना होना पड़े। डॉक्टर्स कई बार टाइम कंस्ट्रेंट की वजह से सारी चीज़ें नहीं बता पाते हैं, और फ्रेंड्स और रिलेटिव से मिली हुई इन्फॉर्मेशन कई बार आधी सही आधी गलत होती है, जिसको फॉलो करने से फ़ायदा होने के बदले कभी कभी नुकसान भी हो जाता है। तो हम चाहते हैं कि इस तरह का कंटेंट आपके लिए इजीली अवेलेबल रहे, ताकि आप अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को अच्छे से मैनेज कर सके, बीमारी को समझ सके, समझा सके, डिस्कस कर सके, बेटर मैनेज कर सके। यदि आपको हमारे चैनल का कंटेंट अच्छा लगता है तो वीडियोस को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यदि आपको लगता है कि हमारा कंटेंट आपके फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के लिए यूज़फुल है तो लिंक को उनके साथ शेयर कीजिए। यदि आपको लगता है कि फ्यूचर में कुछ और टॉपिक्स के बारे में हमें वीडियोस बनाने चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनके बारे में बताइए, ताकि उन टॉपिक्स को हम फ्यूचर वीडियोज़ में कवर कर सकें। सो दिस इज़ डॉक्टर नवीन अग्रवाल, और मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मेरे चैनल को देखा, मेरे वीडियोस को पूरा देखा, और इससे डेफिनेटली आपको स्टेंट रीस्टेनोसिस के बारे में जितनी ज़रूरी इन्फॉर्मेशन है वो मिल गई होगी। अगर फिर भी आपके कोई डाउट्स या क्वेरीज रह जाते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनके बारे में हमें बताइए, हम उन्हें आंसर करने का कोशिश करेंगे, या फ्यूचर में कोई रहे गए टॉपिक्स पर हमें वीडियोज़ बना के आपको उस चीज़ का आंसर दे सकते हैं। जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं उनको मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे वीडियोस को सब्सक्राइब करें, ताकि हमें इंकरेजमेंट और मोटिवेशन मिल सके और हम फ्यूचर में इस तरह का अच्छा और यूज़फुल कंटेंट आपके लिए और ला सकें।